हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर स्टेट रिलेशन का आइडिया जो महाभारत में बोला गया है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था महाभारत में जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है एंड दंड नीति का कॉन्सेप्ट है, डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम महाभारत में एक और डायमेंशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आइडिया ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन। एग्ज़ाम में आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ इस क्वेश्चन को एज इट इज़। तो इंटर स्टेट रिलेशन मतलब जो डिफरेंट किंगडम्स थे ना, महाभारत के टाइम पर उस टाइम मोनार्की सिस्टम था, राजा रजवाड़े होते थे। तो जो डिफरेंट किंगडम्स थे उनके बीच में कैसे रिलेशन होते थे। आजकल जैसे हम कहते हैं जो इंटरनेशनल अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन आज के टाइम पे, राइट। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसी के आइडिया को हम डिस्कस करेंगे कि महाभारत में इसके बारे में क्या थ्योरीज़ हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडियाज़ हैं। जो राजा होते थे उनको किस तरीके के सजेशन दिए जाते थे कि भाई उन्हें अपने एनिमी कंट्री या फ्रेंड जो किंगडम है उसके साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर गाइज़ आप पहली बार मेरे चैनल में आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल, एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट यू आर गिविंग मी। एंड महाभारत में इसमें हम जो ये टॉपिक है आज का जो डिस्कशन है उसको प्रोसीड कैसे करेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, देन आइडिया ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो महाभारत है वो कंसेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी, कंसेप्ट ऑफ जस्ट वॉर या अलायंस सिस्टम या पावर रिलेशन अमंग द किंगडम्स या स्पाई सिस्टम, एम्बेसडर्स या फॉरेन पॉलिसी, इनके बारे में क्या आइडियाज़ दिए गए हैं, इसको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे डिस्कशन का, और इस क्वेश्चन का भी यही आंसर रहने वाला है। गेटिंग इट? तो चलते हैं इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि आप इस पे इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिक यही कि जो महाभारत है दैट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर एपिक, जो हमारी हिंदू एपिक है उसमें से एक है। एंड जो आइडिया ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन है इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे स्ट्रगल फॉर पावर एंड स्ट्रगल फॉर जो कंट्रोल चलता है कौरव और पांडवों के बीच में। तो ये इसमें से ये जो स्टोरी नरेट करी गई है, स्टोरी हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल मैसेज यही है कि जो पावर के लिए स्ट्रगल है वो कैसे चलता है। तो आप में से कितने लोगों ने महाभारत को देखा है ड्यूरिंग कोविड-19? तो कुछ रिकॉल करना, कुछ कनेक्ट करना कि हाँ भाई हमने उस एपिसोड में ऐसा कुछ देखा था, या अभी नेक्स्ट टाइम अगर देखना तो इसको रिलेट करना, वहाँ से आपको ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी अब आपको। ओके, तो शांति पर्व ऑफ महाभारत ये क्या है? डिस्कोर्स ऑन द स्टेट क्राफ्ट, कि भाई किंग जो मोनार्की सिस्टम है वो कैसे इस्टेब्लिश हो गई, या किंग का जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होगा, या स्टेट में के लिए किंग क्या काम करेगा, या फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, तो ओवरऑल गवर्नेंस कैसे होगा, जस्टिस कैसे होगा, स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें बात की गई हैं शांति पर्व ऑफ द महाभारत, और इसीलिए कहते हैं डिस्कोर्स ऑन द स्टेट क्राफ्ट। और इसमें आपको डायलॉग एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर, जिसमें लार्जली डिस्क्राइब किया गया है कि भाई जो किंगडम है या किंग की जो ऑफिस है उसके फंक्शन क्या होंगे, एक गुड किंग की ड्यूटीज़ क्या होती हैं जो मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं। इसके बाद से नॉर्मल टाइम्स में क्या रहेगा, या जो इमरजेंसी टाइम आएगा जैसे वॉर एंड डिस्ट्रेस की सिचुएशन, उस टाइम पे वेलफेयर स्टेट की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, इन सारे डायमेंशन में बात की गई है। ओके, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो ही गया जो आप को पता ही है। तो देन जो हमारा महाभारत है इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स, इवन इसके बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे भी रेलेवेंट हैं। ओके, तो शांति पर्व जो हमारे इसमें जो चैप्टर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसमें दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति मतलब गवर्नेंस सिस्टम पे, या मंत्री परिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या कर व्यवस्था जो मतलब टैक्स सिस्टम है, इस बारे में सब इसमें बातें की गई हैं।
ओके। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजन, जैसे हम राजतंत्र कहते हैं, तो मोनार्की कैसे ओरिजन में आया, ये सारे प्रिंसिपल में बात की गई है। तो ये ओवरऑल हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जो महाभारत है या शांति पर्व है ये किससे रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही तो देना होता है, और क्या देते हैं, राइट। अब जब बॉडी पार्ट आएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इंटर स्टेट रिलेशंस क्या हैं। गेटिंग इट? ओके। तो शांति पर्व के बारे में कुछ और एडिशनल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी अगर आप डाल देते हो अपने आंसर में तो आपके आंसर की क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है। जैसे आप ये डाल दो कि शांति पर्व में 365 चैप्टर्स हैं, इतने नंबर ऑफ वर्सेस हैं, या इसके 3 सब पर्व हैं जैसे शांति पर्व के। एक है आपका राज्य धर्मानुशासन पर्व, इसके बाद से अपाद धर्मानुशासन पर्व, देन मोक्ष धर्म पर्व, जिसमें पहले में बात की गई है कि किंग की ड्यूटीज़ क्या होंगी, दूसरे में बात की गई है रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या रहेंगे इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसके बाद से नेक्स्ट बात की गई है कि हमें जो मोक्ष अचीव करना है, जो साल्वेशन अचीव करना है, उसके बारे में बात की गई है, राइट। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मेंशन कर देते हो तो अच्छा ही है, ये आपका वैल्यू एडिशन करेगा। नाउ फाइनली हम आते हैं अपने कोर टॉपिक पे। कोर टॉपिक हमारा क्या था कि महाभारत में इंटर स्टेट रिलेशन का आइडिया क्या है। ओके, देखो इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी रहता है गाइस, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि भाई आप क्या लिखोगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा शुरुआती पैराग्राफ होता है, तो एग्जामिनर का जो माइंडसेट है ना वो वहीं पर सेट हो जाता है कि आप कितना क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही क्वालिटी वाला है, रिच कंटेंट है, तो एग्जामिनर का माइंडसेट वहीं से खुश हो जाता है कि अच्छा चलो, नहीं इस बंदे को नॉलेज है, तो वहीं से ना माइंडसेट सेट हो गया, बाकी का जो कंटेंट है वो वैसे ही चेक करेगा। गेटिंग इट? तो इंट्रोडक्शन एक तरीके से विंडो है एंटर करने के लिए आपके आंसर में। तो इंट्रोडक्शन इसलिए मैं ज़्यादा जोर देती हूँ कि इंट्रोडक्शन है ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपका। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। ओके, तो महाभारत में जो इंटर स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पर, मतलब 2 डिफरेंट जो किंगडम है उनके बीच की जो रिलेशनशिप रहेगी वो कैसे रहेगी और उस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, यही सारी चीज़ें रहेंगी। सो महाभारत में जो आइडिया ऑफ पावर रिलेशन है ना अमंग द किंगडम्स, इसे ही बोला जाता है इंटर स्टेट रिलेशन। जब भाई 2 या 2 से ज़्यादा किंगडम रहेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, पावर रिलेशन रहेगी ना। जैसे मॉडर्न टाइम पे भी इंटरनेशनल रिलेशन में हम क्या देखते हैं, अमंग द कंट्रीज़ हम देखते हैं कि पावर रिलेशन कैसी है। जो चाइना है वो कितना पावरफुल है इंडिया से, जो यूएसए है क्या वो सबसे पावरफुल है क्या वर्ल्ड पे, रसिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, या नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया की पावर क्या होगी, इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इंटर स्टेट रिलेशन में ओवरऑल मुद्दे डिपेंड करते हैं पावर रिलेशन में। अब ये पावर रिलेशन हम कई तरीक़ों से बनाते हैं। ओके, पहला हो गया आपका डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है, आर्ट ऑफ निगोसिएशन, जहाँ पर 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में निगोशिएट करती हैं, और इसमें ये होगा कि कौन सी कंट्री की जो डिप्लोमेसी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, तभी वो अपने फेवर में वो निगोशिएशन कर पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए क्लाइमेट चेंज एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज पे कोई एग्रीमेंट चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, डायलॉग चल रही है इंडिया एंड चाइना के बीच में। अब अगर हमारी डिप्लोमेसी पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है, तो क्लाइमेट चेंज की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी हम उसको अपने फेवर में ला पाएंगे। अगर चाइना की होगी तो चाइना अपने फेवर में ले जाएगा। तो ये होता है डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ निगोसिएशन। गेटिंग इट? तो इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया आपको कि क्या है डिप्लोमेसी। तो इसके थ्रू हम पावर रिलेशन को मैनेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका हमसे बहुत पावरफुल है, और अमेरिका के साथ हमें जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करनी है, तो हम डिप्लोमेसी का यूज़ करते हैं। गेटिंग इट? नेक्स्ट है अलायंस सिस्टम, मतलब ग्रुपिज़म करना लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ में। आज के टाइम पे भी होता है ना, ग्रुपिज़म होता है,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल G20 आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो G20 ग्रुप है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरे हैं, जैसे मान लीजिए क्वाड अभी बना हुआ है, क्वाड एक ग्रुपिज़म हो गया, आसियान हो गया, इसके बाद से ब्रिक्स नेशन का जो है एक ग्रुपिज़म है, SCOs हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे करके बहुत सारे अलायंसेस बनते हैं। अब ये अलायंसेस इसलिए बनते हैं ताकि पावर रिलेशन को मैनेज किया जा सके। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे क्वाड का और ब्रिक्स का, जो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ पे हैं। देखो ये करंट अफेयर जोड़ के इससे लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो महाभारत में भी बोला जाता था कि पावर रिलेशन को मैनेज किया जाता है डिप्लोमेसी के थ्रू, जो हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं, अलायंसेस के थ्रू एंड वॉर के थ्रू। तो कि आजकल वॉर है ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन आजकल हम डिप्लोमेसी और अलायंस इन सबको ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं। एंशियंट टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ही फ्रिक्वेंट वॉर होते थे। एक राजा दूसरे राजा पे अटैक कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, राइट, अपने किंगडम को एक्सपैंड कर रहे हैं। आज के टाइम पे देखो ना, सवरैनिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब टेरिटोरियल बॉर्डर का, हम एक दूसरे की टेरिटोरियल बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए वॉर इतना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो हमें जो इंटर स्टेट रिलेशन में अपने जो इंटरेस्ट होते थे, जो राजा के अपने जो गोल्स होते थे, उनको अचीव करने के लिए हम डिप्लोमेसी, अलायंस एंड वॉर का इस्तेमाल करते थे एज अ मीन्स। गेटिंग इट? तो महाभारत ने लीडरशिप पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। लीडरशिप मतलब राजा की जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम दूसरे किंगडम्स के साथ में कैसे रिलेशन बना रहे हैं। जैसे मॉडर्न टाइम पे भी आप देखोगे, हम कहते हैं ना कि अभी जो NDA लेड गवर्नमेंट है, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लीड कर रहे हैं, इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की इमेज स्ट्रांग हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, बोल्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इंडिया की इम्पोर्टेंस जो इमेज है ग्लोबल अफेयर पे वो पॉजिटिव हुई है। तो इवन महाभारत में भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया था कि जो लीडरशिप रहेगी ना, जो लीडरशिप क्वालिटी होंगी किंग की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इस चीज़ में कि हम दूसरे किंगडम के साथ में कैसे रिलेशन बना रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट फर्दर आता है महाभारत में एक चीज़ कि जो हमारा जो किंग है ना, उसको क्या करना चाहिए। किंग को जो एनिमीज़ की रैंक है ना, उसको ब्रेक करना है, एंड इसके लिए उसे कनिंगनेस भी दिखानी होगी। मतलब आज के टाइम पे हम जैसे स्मार्टनेस कहते हैं कि स्मार्टनेस दिखानी होगी थोड़ी बहुत, और डिप्लोमेटिक मीन्स का यूज़ करना होगा, जिससे कि क्या है ना, एनिमी की जो रैंक है हम उसको ब्रेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए किंगडम A एंड किंगडम B है। जो A है वो सुपीरियर किंगडम है, चारों तरफ उसका डंका बजता है कि भाई बहुत पावरफुल किंगडम है। ओके, एंड तो B को क्या करना है, अगर अपने ये पावर रिलेशन को बैलेंस करनी है, तो इसकी जो ये रैंक है ना, सुपीरियरिटी वाली, ओके, पावरफुल वाली, इसको ब्रेक करना होगा, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू करे, चाहे वो अपनी स्मार्टनेस दिखाकर करे। ओके, गेटिंग इट? ये हो गया। नेक्स्ट महाभारत में बोला गया है कि जो किंग है ना, उसे वीक एनिमी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। किंग जो शांति पर्व है उसमें बात की जाती है कि एनिमी होता है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। तो किंग को क्या करना चाहिए कि चाहे हमें जो वीक एनिमीज़ हैं, जो कमज़ोर किंगडम हैं, जो हमारे एनिमीज़ हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हमें हार्म पहुंचाएंगे। गेटिंग इट? तो इस और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हाँ, इसको कहा है कि इवन द जो पॉइज़न होता है, जो जहर होता है, उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट इवन मतलब आपको डेथ तक ले जा सकता है, या जो स्मॉल स्पार्क होता है ना, वो आपको आग का गोला बना सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें मेंशन कर सकते हो इस पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए। फर्दर इसमें शांतिपुर में बोला गया है कि जो राजा है ना,
चाहे वो भले ही कितनी ट्रीटी कर ले किसी किंगडम के साथ, फिर भी उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये कैसे? जैसे हमने यहाँ पर किंगडम ए और बी का एग्जाम्पल लिया था ना, ये वाला, तो शांति पर्व में बात कही गई है कि हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए इन दोनों ने ट्रीटी कर लिया कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे आपस में, तो महाभारत में कहा गया है कि किंग को इस ट्रीटी पे कभी ट्रस्ट करके नहीं से बैठ जाना चाहिए शांति से, कि भाई हमने तो ट्रीटी कर रखी है और हम ये एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं होगा। नहीं, हमें अलर्ट रहना है, हमें ट्रस्ट नहीं करना। क्या पता कल को इसका मूड चेंज हो जाए और आप पे अटैक कर दे, या किसी और किंगडम के साथ जाके ट्रीटी कर ले, हाथ मिला ले और आपके अगेंस्ट हो जाए। गेटिंग इट? तो समझ रहे हो, इसकी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ सकते हो आप, उसके आधार पर इसे इस तरीके के सजेशन दिए गए हैं। फर्दर अगर इंटर स्टेट रिलेशन में एक आता है वॉर को, तो महाभारत में बात की गई है जस्ट वॉर की। मतलब जस्ट वॉर, आप कहोगे वॉर तो वॉर होता है, इसमें जस्ट और अनजस्ट की बात कहाँ से आ गई? लेकिन आप महाभारत में आप देखेंगे कि यही चीज़ इसे यूनिक बनाता है। महाभारत में बात की गई है उन कुछ मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स की जो इवन वॉर के दौरान भी हमें फॉलो करने होते हैं, राइट? और कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ही के वजह, जब कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तभी हम कहेंगे कि कोई वॉर जस्ट वॉर है या अनजस्ट वॉर है। हमें एनिमी की रिस्पेक्ट एंड ऑनर को भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जो वॉर है उसे हमें कुछ एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स के साथ कंडक्ट करना है। गेटिंग इट? तो आज के टाइम पे भी इवन आप मुझे बताओगे, अगर आपने पढ़ी है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी कुछ ट्रीटीज़ हैं जो वॉर के टाइम पे भी जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि इवन हम प्रेजेंट टाइम पे भी इसे फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये आपने करंट इंटरनेशनल अफेयर को इससे जोड़ दिया, मॉडर्न टाइम पे आपने अपने आंसर को वैल्यू एडिशन कर लिया। तो मुझे वो ट्रीटी नीचे कमेंट करना, ओके? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो वॉर है ना वो जस्ट होना चाहिए, मतलब कुछ मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं बिहेवियर में, चाहे वो एनिमी के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। गेटिंग इट? नेक्स्ट है, हाँ, तो ये कहते हैं कि जो ये मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल है वॉर में, इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर कोई किंग विजय प्राप्त भी कर लेता है लेकिन उसने अधर्म के थ्रू किया है, मतलब वो एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाकर विजय हासिल की है या विक्ट्री गेन करी है, तो उसने क्या किया है? उसने कोई बड़ी तीर नहीं मार ली है, उसने क्या किया है? अपने ही डिस्ट्रक्शन के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया है। मतलब इतनी बड़ी बात बोली गई थी महाभारत में कि जो वॉर है उसमें मोरल प्रिंसिपल एंड एथिकल प्रिंसिपल की कितनी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई राजा अनजस्ट तरीके से वॉर को जीतता है, अधर्म के माध्यम से वॉर को जीतता है, तो अपने ही डिस्ट्रक्शन के लिए वो ग्राउंड खोद रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है वो। तो क्या होगा? जो वर्चुअस पीपल होंगे, जो जिनमें वाकई वर्च्यू होगी ना, वो हमेशा धर्म को चुनेंगे और वो हमेशा क्या करेंगे? जस्ट वॉर करेंगे। ओके, सो गॉट द आइडिया कि जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर कोई किंग जस्ट वॉर नहीं अडॉप्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट, इंटर स्टेट रिलेशन में महाभारत में एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन में बात की गई है, दैट इज़ द स्पाई सिस्टम, जिसे हम जासूस कहते हैं। भाई अभी प्रेजेंट टाइम पे भी आप देखो ना, हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। भाई आप मुझे बताइए, इंडिया और पाकिस्तान की दो एजेंसी बहुत पॉपुलर रहती हैं। आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा इन दो एजेंसी का, जो ये काम करती हैं, सिस्टम का पार्ट है। मॉडर्न टाइम पे डिफरेंट तरीके से काम करता है, लेकिन मूवीज़ में हमें तो ऐसे ही दिखाया गया है। तो मुझे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन कमेंट करो, इंडिया की और पाकिस्तान की। कई सारे मूवीज़ में आपने पक्का देखी होगी जो ये इंफॉर्मेशन लाने का काम करते हैं।
सो इंटर स्टेट रिलेशन में महाभारत में बात की गई है कि जो राजा है ना, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पाई सिस्टम को प्रॉपर डेवलप करे, जासूस सिस्टम जो है, और एम्बेसडर्स को अपॉइंट करे। हमारे इवन मॉडर्न टाइम पे भी एम्बेसडर्स होते हैं, राइट, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न टाइम पे, राइट, और इंडिया के इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग करते हैं और इंडिया के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं ताकि जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं या जो मल्टीलेटरल रिलेशंस है उसमें इंडिया अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाए। तो सोचो यही चीज़, यही आइडिया हमारा तब भी काम करता था, इवन महाभारत के टाइम पे भी। गेटिंग इट? तो इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ ज़रूर जोड़ना जब आंसर लिखना। गेटिंग इट? ओके, सो इस तरीके से जो इंटर स्टेट रिलेशन है, जिसे हम आज के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, और इन फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कौन करते हैं? जो ये एम्बेसडर्स होते हैं, राइट। तो इसमें एक डिटेल में डिस्कशन किया गया है शांति पर्व में। इस तरीके से अगर हम इंटर स्टेट रिलेशन को कंक्लूड करें तो जो महाभारत है इसको मतलब अनपेरिशेबल ट्रेजरी माना जाता है। इतनी वैल्यूएबल है महाभारत की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द इंटर स्टेट रिलेशन। इवन जो इसके कई सारी चीज़ें हैं जैसे डिप्लोमेसी एंड जो मोरल प्रिंसिपल, जस्ट वॉर, ये हम आज के टाइम पे भी फॉलो करते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात आ जाती है। तो गेटिंग इट? तो ये हो गया ओवरऑल डिस्कशन गाइस। अब आई होप कि आपको इंटर स्टेट रिलेशन की मल्टीपल डायमेंशन पता चली होगी कि भाई जस्ट वॉर क्या है, डिप्लोमेसी, अलायंस, वॉर। इसके बाद से आपको जो फर्दर हमने पढ़े कि मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स का, देन एम्बेसडर्स की बात हमने करी, देन हमने बात करी जो स्पाई सिस्टम है उसकी बात करी हमने। तो ये हमने मल्टीपल डायमेंशन में बात करी जो इंटर स्टेट रिलेशन का आइडिया दिया गया है महाभारत में, और हमने उसको जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उससे जोड़कर भी देखा है जहाँ पर हमें ज़रूरत लगी है। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लेना नीचे, एंड आई होप कि क्लियर होगा ये टॉपिक आपको और आपके पास इनफ कंटेंट होगा आंसर लिखने के लिए। कंक्लूड किया जाए अपने डिस्कशन को। अब ये सारी चीज़ें आप कंक्लूज़न में लिख सकते हो कि जो महाभारत है उसने जो आइडिया ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन की जो हमने बात करी है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड जो महाभारत है वो स्टोरी बताता है हमें स्ट्रगल फॉर द पावर एंड कंट्रोल बिटवीन द कौरव एंड पांडव किंगडम। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देखी थी। और ओवरऑल इसमें बात की गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, अलायंस एंड वॉर की टू एज अ मीन्स टू अचीव द गोल्स। ओके, फर्दर इस पे बात की गई है जस्ट वॉर की एंड द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा। ओके, इस तरीके से इवन शांति पर जो कैपेबल है एंड रेलेवेंट है टू एड्रेस द इश्यूज इन द गवर्नेंस इवन द मॉडर्न इवन टुडे, राइट, इन द मॉडर्न टाइम, कि किस तरीके से हमें एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डील करते हैं। गेटिंग इट? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।